क्या आपने कभी सोचा है कि जो कंपनी आपकी डेली लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो एक्चुअली दुनिया की सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज्ड कंपनी है? नेस्ले, जिसका नाम चॉकलेट से लेकर बॉटल्ड वाटर तक सब चीजों में आता है। नेस्ले के अंडर करीब 2000 ब्रांड्स हैं। उनमें से काफी तो आप डेली बेसिस पर यूज भी करते होंगे और आपको पता भी नहीं होगा कि उसकी पेरेंट कंपनी कौन है। इसकी करीब 400 फैक्ट्रीज हैं जो 189 देशों में फैली हुई हैं, जिससे ये कंपनी $100 बिलियन से भी ज्यादा कमाती है हर साल। नेस्ले के प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा और इतने अलग अलग कैटेगरीज में हैं कि उन्हें इस वीडियो में लिस्ट कर पाना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज हम अनकवर करेंगे नेस्ले के कंट्रोवर्शियल पास्ट और एथिकल डायलेमास को, और देखेंगे कि क्यों ये कंपनी इतनी ज्यादा नेगेटिव स्पॉटलाइट में रहती है। रेडी हैं आप एक आई ओपनिंग जर्नी के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। खमागणी एंड वेलकम। नेस्ले की शुरुआत 1866 में स्विट्जरलैंड के एक छोटे से शहर विवे में हुई थी, जहां हेनरी नेस्ले ने एक ब्रेक थ्रू डिस्कवरी की। उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जो नवजात बच्चों के लिए लाइफ सेविंग साबित हुआ। इस फॉर्मूला का नाम था फेरिन लैक्टे, और ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था जिससे उस वक्त इन्फेंट मेलन्यूट्रिशन का प्रॉब्लम इजीली टैकल किया जा सकता था। ये फॉर्मूला बेसिकली उन इन्फेंट्स के लिए था जो ब्रेस्ट मिल्क नहीं ले पा रहे थे। हेनरी का विजन था कि हर बच्चे को न्यूट्रिशियस और हेल्दी स्टार्ट मिल सके। इसलिए यहाँ पर यह कहना बहुत सही होगा कि नेस्ले की जब शुरुआत हुई थी तो वो बहुत ही नोबल कॉज के साथ हुई थी। उस वक्त इस कंपनी ने ऐसा नहीं कहा कि ये फॉर्मूला नेचुरल ब्रेस्ट मिल्क से बेटर है। इसकी मार्केटिंग ब्रेस्ट मिल्क के एक ऑल्टरनेटिव की तरह की गई थी, एज अ सेकेंड प्रायोरिटी। तो नेस्ले की ग्रोथ ऑब्वियसली एक सक्सेस स्टोरी तो है, लेकिन हेनरी नेस्ले की मौत के बाद जब इस कंपनी ने ग्लोबल एक्सपेंशन किया तो कंट्रोवर्सीज भी उसके साथ आती गई। और आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि क्यों इस कंपनी की हिस्ट्री काले अक्षरों में लिखी हुई है, और क्यों नेस्ले के लिए एक सिंपल बेबी फॉर्मूला बनाने वाली कंपनी से लेकर एक ग्लोबल जायंट बनने तक का सफर इतना कॉम्प्लेक्स और कंट्रोवर्शियल बन गया है। इन कंट्रोवर्सीज की शुरुआत हुई 1970s और 80s में, जब पहली बार नेस्ले को अपने बेबी फॉर्मूला को अग्रेसिवली प्रमोट करने के लिए क्रिटिसाइज किया गया था। डॉक्टर्स को पैसे खिलाकर और शेडी एडवर्टाइजमेंट्स की मदद से नेस्ले ने इस पाउडर की मार्केटिंग में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। ये स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में हो रहा था, जहां साफ पानी की कमी अभी के मुकाबले और भी ज्यादा थी। अब ऐसे में इमेजिन करो, ऐसे देश जहां लोगों के पास इस तरह की बेसिक नेसेसिटीज भी नहीं थी, वहां नेस्ले अपना बेबी फॉर्मूला एग्रेसिवली प्रमोट कर रहा था। फ्री सैंपल्स बांटे जा रहे थे और मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग से डिस्करेज किया जा रहा था। नेस्ले के कैंपेन्स में यह आइडिया पुश किया जा रहा था कि इनका बेबी फॉर्मूला एक्चुअली ब्रेस्ट मिल्क से भी बेटर है। लेकिन वो यही नहीं रुके। नेस्ले ने अफ्रीका और एशिया में कई 100 लड़कियों को हायर किया, उन्हें नर्स जैसा मेकअप और कपड़े पहनाकर वहां के लोकल गांवों में घरों में भेजा, और इस तरह से डोर टू डोर अपने बेबी फॉर्मूला को प्रमोट करवाया, और साथ ही इन फेक नर्सेज से वहां के लोगों को यह झूठा विश्वास दिलाया कि क्यों उन्हें ब्रेस्ट मिल्क छोड़कर ये फॉर्मूला देना चाहिए अपने बच्चों को। इस तरह की मार्केटिंग सिर्फ पिछड़े हुए देशों में ही हो रही थी, वहां के छोटे शहरों और गांवों में, कॉज उतने ही लोग कम एजुकेटेड होंगे और इस तरह का झूठ बेचना वहां आसान है। और जिन फ्री सैंपल्स की बात अभी मैंने की थी, उन फ्री सैंपल्स में भी इनका एक सिनिस्टर प्लान छुपा हुआ था। नेस्ले ने एक्चुअली सिर्फ एक लिमिटेड फ्री सैंपल्स ही दिए थे लैक्टेटिंग मदर्स को, ताकि एक सर्टेन टाइम पीरियड तक वो अपने बच्चों को ये बेबी फॉर्मूला पिलाती रहे, और तब तक उनका नेचुरल ब्रेस्ट मिल्क बनना बंद हो जाएगा और उसी टाइम फॉर्मूला भी खत्म। लेकिन इस वक्त तक वो बच्चा इतना बड़ा नहीं हुआ होता कि उसे और कुछ खिलाया जा सके। तो फिर जाओ मार्केट और खरीदो नेस्ले के बेबी पाउडर। अब क्योंकि अनहाइजीनिक कंडीशंस में फॉर्मूला बनाने के लिए साफ पानी तो था नहीं, तो जो पानी अवेलेबल था उसी में घोल बनाकर वहां के लोग अपने बच्चों को पिला रहे थे। और इस सब के क्या डेवास्टेटिंग रिजल्ट्स रहे होंगे ये आप सोच भी नहीं सकते। नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च की एक रिपोर्ट में पता चला कि नेस्ले के इस बेबी फॉर्मूला को कंटेमिनेटेड पानी में पीने की वजह से 1981 में 2 लाख से ज्यादा इन्फेंट्स मारे गए थे। इनफैक्ट जब नेस्ले ने यह पाउडर इंट्रोड्यूस किया था, तब से लगाकर 2015 तक इस पाउडर की वजह से 1 करोड़ से भी ज्यादा नवजात बच्चे मर चुके हैं, और जो बच गए थे वो भी कमजोरी और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के साथ बड़े हुए। ये कंट्रोवर्सी कितनी इंटेंस रही होगी आप खुद समझ सकते हो। जब 1981 में नेस्ले की वजह से इन्फेंट डेथ्स अपने पीक पर थी, तब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक ग्लोबल कोड ऑफ मार्केटिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स बनाया। इस कोड का मकसद था कि कंपनीज को रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करने के लिए फोर्स किया जाए। इसके बाद कोई भी कंपनी बेबी फॉर्मूला को मदर्स मिल्क से बेटर नहीं बता सकती थी, जो नेस्ले का मेन मार्केटिंग टूल था। इसके अलावा आईबी फैन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई गई ताकि नेस्ले के इस अग्रेशन को कंट्रोल किया जा सके।
लेकिन इस सब के बावजूद आज की तारीख में भी बेबी फॉर्मूला खूब जोर शोर से बिक रहा है मार्केट्स में। सिर्फ नेस्ले ही नहीं, और भी बहुत सी कंपनीज इसे मदर्स मिल्क के बराबर न्यूट्रिशियस बताकर बेच रही हैं। हाँ, मानता हूं कि ऐसी कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं जिसमें बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क नहीं मिल पाता, ऐसी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर ब्रेस्ट मिल्क अवेलेबल है तो फिर बेबी फॉर्मूला को इक्वल इंपॉर्टेंस देना डेफिनेटली बहुत गलत है। और ये सब तभी पॉसिबल है जब एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम हो जो मदर्स को मिस इन्फॉर्मेशन से बचाए और इस बात की नॉलेज दे कि बच्चे के लिए क्या एक्चुअली बेटर है, जो नेचर ने डिजाइन किया है वो, या जो लैब में बनाया गया है वो। अच्छा, नवजात बच्चों के लिए तो ये कंपनी एक नाइटमेयर रही ही है, लेकिन नेस्ले सिर्फ वहीं तक नहीं रुका। चलो एक और अनसेटलिंग रियलिटी आपके सामने रखता हूँ, नेस्ले का इन्वॉल्वमेंट चाइल्ड लेबर में। यहाँ बात हो रही है उन बच्चों की जो आपकी चॉकलेट्स के पीछे काम कर रहे हैं। यस, यू हर्ड दैट राइट। वेस्ट अफ्रीका, जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा कोको प्रोडक्शन होता है, वहीं से नेस्ले अपने चॉकलेट्स के लिए कोको सोर्स करता है। पूरे वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 2/3 कोको सप्लाई वेस्ट अफ्रीका से आता है। नेस्ले की चॉकलेट्स का टेस्ट चाहे जितना भी अच्छा लगता हो, लेकिन उसके मेन इंग्रेडिएंट कोको का प्रोडक्शन उतना ही ज्यादा शॉकिंग है। इन कोको फार्म्स पर काम कर रहे छोटे बच्चे जो अपने स्कूल से दूर डेंजरस सिचुएशंस में काम करते हैं, जैसे मशेटी से कोको पॉट्स तोड़ना, केमिकल्स के कांटेक्ट में आना, और ये सब ऑफ कोर्स बिना सेफ्टी मेजर्स के होता है। 2015 की यूएस लेबर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के हिसाब से करीब 20 लाख बच्चे कोको ग्रोइंग एरियाज में डेंजरस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। आज भी नेस्ले, मार्स और हर्शीज इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि उनकी चॉकलेट्स बिना चाइल्ड लेबर यूज किए बनी है। एक बार सोच कर देखो, आप जो चॉकलेट्स खा रहे हो उसमें उस बच्चे की जिंदगी शामिल है जो स्कूल जाने की उम्र में लाइफ थ्रेटनिंग काम कर रहा है। ये सुनकर एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है ना। और ये सिर्फ एक की कहानी नहीं है, बल्कि लाखों बच्चों का सच है। अब नेस्ले का तो कहना है कि इनका चॉकलेट सप्लाई एथिकली सोर्स्ड है, लेकिन सच्चाई ये है कि कोको सप्लाई चेन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि कहां से बीन्स आ रहे हैं ये ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। कोको फार्म्स में मॉनिटरिंग काफी चैलेंजिंग है, और इसी वजह से नेस्ले जैसी कंपनीज के लिए पूरा गारंटी देना मुश्किल हो जाता है कि उनके प्रोडक्ट्स कंप्लीटली चाइल्ड लेबर फ्री हैं। वरना और भी दूसरी चॉकलेट कंपनीज हैं वर्ल्ड में जो एथिकली सोर्स्ड लिखती हैं अपने प्रोडक्ट्स पर, कॉज वो एक्चुअली एथिकली सोर्स्ड होता भी है, इसलिए उनके पास ऐसे सर्टिफिकेट्स हैं। लेकिन आपने कभी किटकैट पर एथिकली सोर्स्ड लिखा हुआ देखा है क्या? नेस्ले ने ऑफकोर्स कुछ कमिटमेंट्स दिए हैं कि दे एम टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर फ्रॉम देयर सप्लाई चेन और ये वो, पर सच ये है कि रिपोर्ट्स कहती है कि चाइल्ड लेबर अब तक इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है, जो क्लियरली ये दिखाता है कि ये प्रॉब्लम कितनी ज्यादा बड़ी है। चलो ह्यूमन फैक्टर को भी एक बार के लिए हटा दिया जाए तो एनवायरमेंट का भी नेस्ले एक बड़ा दुश्मन बना बैठा है। क्या आपको पता है कि नेस्ले दुनिया की सबसे बड़ी बॉटल्ड वाटर कंपनीज में से एक है? पेरियर, एक्वापेना और सैन पेलेग्रिनो जैसे बड़े ब्रांड्स नेस्ले के ही अंडर आते हैं। लेकिन पानी बेचने में ऐसे क्या ही एलिगेशंस लगे होंगे, यही सोच रहे हो ना? नेस्ले अभी भी सेंसिटिव एरिया से पानी एक्सट्रैक्ट कर रहा है जहां वाटर स्कैर्सिटी ऑलरेडी एक मेजर इशू है, और फिर उस पानी को वहीं के लोगों को बेच रहा है। साफ पानी एक ह्यूमन राइट है, और इसका इस तरह से कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करना बहुत अनएथिकल है। और ये सब कंट्रोवर्सी सिर्फ मोरालिटी तक लिमिटेड नहीं है, यहाँ पर एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं। प्लास्टिक बॉटल्स का मास प्रोडक्शन, उनका डिस्पोजल और ओशन पोल्यूशन, ये सब नेस्ले पर बड़े सवाल उठाता है। इनफैक्ट प्लास्टिक पोल्यूशन में नेस्ले कोका कोला के बाद दुनिया में सेकंड नंबर पर आता है। मरीन लाइफ को एंडेंजर करने से लेकर कार्बन एमिशंस बढ़ाने तक बॉटल्ड वाटर इंडस्ट्री का इंपैक्ट एनवायरनमेंट पर बहुत एक्सट्रीम है। कई कंट्रीज ने तो नेस्ले के वाटर एक्सट्रैक्शन प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट लीगल एक्शंस तक लिए हैं। अब नेस्ले की वेबसाइट के हिसाब से तो वो सस्टेनेबिलिटी के लिए कमिटेड है, लेकिन क्या ये सच में रियलिस्टिक है फॉर अ कंपनी जो इतना ज्यादा प्लास्टिक पैकेजिंग बनाती है? नेस्ले ने कुछ पॉजिटिव स्टेप्स भी लिए हैं, जैसे उन्होंने स्विट्जरलैंड में इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग साइंसेज का इनॉग्रेशन किया है, जिसका गोल है कि 2025 तक उनका सारा पैकेजिंग रिसाइक्लेबल या रीयूजेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं पाम ऑयल की, जो आपके चॉकलेट से लगाकर शैम्पू तक हर जगह मिल जाएगा। और नेस्ले ऑफकोर्स काफी ज्यादा पाम ऑयल यूज करता है अपने प्रोडक्ट्स में, और ये तो आप जानते ही हैं कि पाम ऑयल का बिजनेस डायरेक्टली डिफॉरेस्टेशन से लिंक्ड है। आपको लगता होगा कि ये सिर्फ एक तेल ही तो है, लेकिन एक्चुअली पाम ऑयल के लिए हजारों एकर्स की जंगल काट दिए जाते हैं। हर एक जंगल जो नेस्ले के प्रोडक्ट्स के लिए काटा जाता है एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करने में। और सिर्फ यही नहीं, जब कोई जंगल खत्म होता है तो वहां रहने वाले जानवर और पेड़ पौधे भी साथ में खत्म होते हैं। इन सब कंट्रोवर्सीज के अलावा नेस्ले पर ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज बढ़ाने के एलिगेशंस भी हैं।
खैर फाइनली नेस्ले भी अपनी इमेज सुधारने की पूरी कोशिश में है। वो अपने प्रोडक्ट्स में कम शुगर, सैचुरेटेड फैट और सॉल्ट डालने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया है कि वो अपने प्रोडक्ट्स में ज्यादा वेजिटेबल्स और फाइबर रिच इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, नेस्ले को जानते हुए क्या हम उन पर वाकई विश्वास कर सकते हैं? अगर आप देखो कि कौन कौन सी कंपनीज नेस्ले के अंडर आती है, तो क्लियर हो जाएगा कि इस कंपनी से बचना थोड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स हर जगह पर हैं। फिर भी इंस्टेड ऑफ पैकेज्ड गुड्स आप लोकल इंडिपेंडेंट ब्रांड से शॉपिंग कर सकते हैं। प्लास्टिक बॉटल्स के बजाय रीयूजेबल वाटर बॉटल्स ज्यादा यूज कर सकते हैं। 50 तरीके हैं बचने के, अगर हम वाकई बचना चाहते हैं तो। लेकिन एंड ऑफ द डे ये सोचना कि इतना सब सोचना वर्थ इट भी है या नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है। जहां कुछ लोगों को नेस्ले जैसी बड़ी कंपनी से दूर रहना अच्छा लग सकता है, वहीं दूसरों को शायद लग सकता है कि सब बेकार है, इतनी बड़ी कंपनी है, हमारे बोलने करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों की बात उनके लिए सही है। लेकिन आप कौन सी कैटेगरी में हो? क्या आप कोई पैकेज प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसका लेबल पढ़ते हैं कि उसके इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या है, या सिर्फ पता है कि अच्छी ब्रांड है और टेस्ट भी अच्छा है इसलिए ले लेते हैं? ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत।